हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज हम सेल ऑफ गुड एक्ट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है सेल बाय ऑक्शन। तो सेल बाय ऑक्शन क्या है? ऑक्शन आपको सबको पता है। ऑक्शन क्या होती है कि जब बिडिंग की जाती है, बोली लगाई जाती है और जो हाईएस्ट बोली लगाता है उस बंदे को वो चीज़ है वो सेल कर दी जाती है, तो उसको हम ऑक्शन बोलते हैं। एन ऑक्शन इज़ अ मैनर ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय बिड्स यूजली टू द हाईएस्ट बिडर बाय पब्लिक कंपटीशन। द ऑक्शनर है वो कौन है बंदा? वो एजेंट होता है सेलर का। खुद जो सेलर है वो भी अपनी ऑक्शन है जो लगा सकता है, प्रिंसिपल खुद भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्क्लोज़ करे कि मैं अपनी गुड्स हैं जो सेल कर रहा हूँ, बोली लगा रहा हूँ जो उसको। द ऑक्शनर होल्ड्स द गुड्स एज ए बेली के तौर पे गुड्स हैं जो ऑक्शनर के पास रहती हैं। ऑन ए सेल बाय ऑक्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म बिटवीन द ऑक्शनर एंड द बायर के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड इंकर सर्टन लाइबिलिटीज़ दो नॉट आल लाइबिलिटीज़ ऑफ ए सेलर। सारी लाइबिलिटीज़ हैं जो वो ऑक्शनर की नहीं होती, लेकिन कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो वो ऑक्शनर की बन जाती हैं क्योंकि ऑक्शनर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है। उसके लिए रूल्स लिखे हैं सेक्शन 64 के अंडर ऑक्शन सेल के रिलेटेड। वेयर एन ऑक्शन सेल इज़ मेड इन लॉट्स, मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, हिस्सों में, लॉट्स में गुड्स सेल की जाती हैं ऑक्शन। लॉट इज़ प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हर बार जब लॉट सेल किया जाएगा तो वो अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा, जितने लॉट्स में भी ऑक्शन की जाओ। मान लो फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास 1 लाख कोई आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स, वो 50,000 आइटम्स करके 2 बार के लॉट में सेल करता है। एक बार ऑक्शन लगाता है, दूसरी बार 50,000 आइटम की फिर ऑक्शन लगाता है, तो उन दोनों को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेकेंड, दिस कैन बी डन बाय द बिडर ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच बिड इज ओनली एन ऑफर बाय द बिडर टू द ऑक्शनर एंड इट मे बी रिट्रैक्टेड एट एनी टाइम बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड। जब उसने बोली लगा दी, जब तक जो है हैमर की चोट पे वो एक्सेप्ट नहीं कर ली जाती ऑक्शनर के दोबारा, तब तक सेलर को राइट है कि बायर को राइट है कि वो अपनी बोली लगाने वाला बंदा बोली है जो वापस ले सकता है। इसके बाद है बेटा ऑक्शन सेल कंप्लीट व्हेन ऑक्शनर अनाउंसेस इट बाय द फॉल ऑफ द हैमर। जब अपनी आप देखते हो सीरियल्स वगैरह में भी जा, तो उसमें वो जो हैमर की चोट पे जो है 1 2 3 करके उसको जो है ख़त्म कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है ऑक्शन का। टिल देन द बिडर हैज़ ए राइट, तब तक वो जो बिडर है वो अपनी रिवोक कर सकता है, तोड़ सकता है अपनी जो उसने बोली लगाई है। सेलर डज नॉट हैव राइट टू बिड हिमसेल्फ। वैसे तो सेलर के पास राइट नहीं होता कि वो हिमसेल्फ बिड कर सके, लेकिन वो जो है इफ़ द सेलर यूजेस प्रटेंडेड बिडिंग टू रेज बिड प्राइस, तो वो किसी भी बंदे को नहीं, मतलब खुद जो बिडिंग नहीं कर सकता, अगर वो बिडिंग है जो करता है ताकि प्राइस है जो वो बढ़ाया जा सके, ठीक है, तो उस केस में द सेल इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। बाद में अगर पता चलता है तो उसने बिडिंग है जो खुद करवाई थी। However, right to bid can be reserved expressly by the seller. सेलर बोल के रिजर्व कर सकता है राइट कि मैं भी इसमें बोली है जो लगा सकता हूँ। इट विल नॉट रेंडर द सेल फ्रॉडलेंट और voidable and provided bidding is by the seller himself और एनी उसका जो पर्सन है उसके बिहाफ पे करेगा, लेकिन वो एक्सप्रेस होनी चाहिए, पहले से उसने ये डिक्लेयर कर दिया हो। फर्दर ही हैज़ राइट टू रिजर्व प्राइस एंड ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द हाईएस्ट बिड। तो वो रिजर्व प्राइस है जो वो रख सकता है उस गुड्स का, कि मान लो मिनिमम कहते हैं ना कि 5 लाख से बोली स्टार्ट करो, तो मिनिमम 5 लाख तो है, जो अगर उससे कम कोई देगा तो उसने नहीं। मान लो हाईएस्ट बोली 4.5 लाख की ली है, तो वो प्राइस रिजर्व कर सकता है भी कम से कम बोली 5 लाख की होनी है, उसके बाद आप हाईएस्ट बिड है जो माननी चाहिए। ही ऑल्सो हैज़ ए राइट टू मेक ऑक्शन सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो वो डिसाइड की जा सकती हैं ऑक्शन की। इसके बाद बेटा कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो वो दे रखे हैं। फर्स्ट है फॉल ऑफ द हैमर ऑफ द अदर यूजुअल मैनर, कोई भी हो सकता है जिसमें वो बोली को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो प्रोमिसरी और प्रोमिसी का जो रिलेशनशिप है वो हो जाता है। हाउएवर प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू द बिडर ऑन फॉल ऑफ द हैमर इफ़ कंडीशंस ऑफ द जो है वो फुलफिल नहीं की गई, एक्ट सबसेक्शन 20 के अंडर जो दी गई हैं उनको सेटिस्फाइड नहीं किया, तो जो है हैमर की बिड फॉल होने पे भी जो बिडिंग है वो ख़त्म नहीं होती। सेकेंड है सिक्योरिटी विल नॉट बी फोरफिटेड इफ़ द बिडर विड्रॉज बिड बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर उसने वो फॉल हैमर होने से पहले अपनी बिड वापस ले ली है तो उस केस में उसकी सिक्योरिटी जो है, क्योंकि जब भी आप बोली लगाते हो ना उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी फिल करानी पड़ती है कि मैं
मैं जो इस ऑक्शन में आया हूँ तो मैं वैसे ही नहीं आया, मैं बोली लगाने के लिए आया हूँ, तो कुछ रिजर्व जो है आपको उसके लिए मार्जिन या मनी है जो सिक्योरिटी के तौर पे जमा करानी पड़ती है। तो अगर वो एक्सेप्टर जो बिडर है वो गुड्स नहीं लेना चाहता तो फॉल ऑफ हैमर से पहले पहले, एक्सेप्ट होने से पहले पहले अगर विड्रॉ कर लेता है अपनी बिडिंग, तो उसका रिजर्व प्राइस है जो उसने सिक्योरिटी दी थी वो उसका फोरफिट जब्त नहीं किया जाता। लेकिन डिपॉजिट है जो फोरफिट कर दिया जाएगा इफ़ बिड इज़ विड्रॉन आफ्टर फॉल ऑफ हैमर, के बाद वो अपनी वापस लेगा बिडिंग के मैं नहीं लेना चाहता, तो उसने जो मनी जो सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराई थी वो फोरफिट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। थर्ड है बेटा आपके पास राइट टू बिड में भी रिजर्व किया जा सकता है, एक्सप्रेसली सेलर के द्वारा रिजर्व कर सकता है वो राइट टू बिड का। वेयर ए राइट टू बिड रिजर्व किया गया द सेलर और एनी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर वो बिड कर सकता है ऑक्शन में। इन केस द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय सब्जेक्ट टू ए राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, तो लॉफुल नहीं है अगर उसने पहले से एक्सप्रेस नहीं किया। फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू इम्प्लाई एनी पर्सन टू बिड एज सच ए सेल लॉफुल नहीं माना जाएगा। फॉर द ऑक्शनर नोइंगली टू टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर और एनी सच पर्सन, तो जो है ऑक्शनर है वो कोई भी बिड है जो अगर सेलर से लेता है तो उसको लॉफुल नहीं माना जाएगा कि अगर उसने पहले से एक्सप्रेस उसको नहीं किया है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा एनी सेल कंट्रावेनिंग टू द अबव रूल मे बी ट्रीटेड एज फ्रॉडलेंट बाय द बायर, तो कोई भी सेल ऐसी जो है जो ऊपर के रूल अभी हमने पढ़ के चुके हैं तो ट्रीटेड एज फ्रॉडलेंट, बायर फ्रॉडलेंट कह सकता है अगर ही विल बी इंटाइटल्ड टू अवॉइड इट एनी entitled to avoid it under section 19 of the Indian Contract Act knowingly out knockouts जिसको बोलते हैं। combinations among bidders not to bid against each other are not illegal, तो वो कहता कि अगर उसको बाद में लगता है कि इसमें कुछ जो है डाउटफुल है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की गई है, तो बायर उसको जो है फ्रॉडलेंट एक्टिविटी मान सकता है, लेकिन जो है कि नॉकआउट्स जिसको बोला जाता है कि जो ऑडिक्शन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। That is combination among bidders not to bid against each other are not illegal, but अगर तो कहता है कि कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं कैसे कि दो बिडर्स अपने आप में या चार जो है वो ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे की जो बोली लगाएंगे उसके आगे जो है दूसरा बंदा बोली नहीं लगाएगा एक दूसरे के खिलाफ, तो वो इलीगल नहीं है। लेकिन इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉकआउट इज़ टू डिप्रेस द सेल, ताकि सेल को जो है वो फेल किया जा सके, डिप्रेस किया जा सके, या प्राइस है जो चीज़ का वो जो है उसको बढ़ने ना दिया जाए, कम प्राइस पे खरीदी जा सके, इस इंटेंशन से वो ग्रुप में डिसाइड कर लेते हैं, तो वो जो अलाउड नहीं है। अदरवाइज कॉम्बिनेशंस बिडर जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम नहीं करेंगे तो वो इलीगल नहीं है। अ सेल बाय ऑक्शन में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू ए रिजर्व और अपसेट प्राइस, द सेलर कैन फिक्स ए रिजर्व प्राइस है जो वो फिक्स कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, के लिए जानबूझ के प्रिटेंडेड बिडिंग करता है, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। When an auctioneer sells goods, he implicitly undertakes the following obligation. He warrants his authority to sell, कि जो वारंटी देगा कि मेरे पास अथॉरिटी है सेल करने की, एंड ही वारंट्स दैट ही डज नॉट नो ऑफ एनी डिफेक्ट इन द प्रिंसिपल टाइटल में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसके बारे में उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ही अंडरटेक्स टू गिव पोजेशन अगेंस्ट द प्राइस पेड इन टू द हैंड्स, जब किया जाएगा तो गुड्स की पोजेशन देना उसकी जिम्मेवारी है, एंड ही अंडरटेक्स दैट सच पोजेशन विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय हिज प्रिंसिपल और हिमसेल्फ। अगर वो एजेंट आपको गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है ऑक्शनर, तो जो सेलर है जो उसका मालिक है वो जो है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो ये सारी जो रूल्स हैं वो सेल बाय ऑक्शन में जो हैं अप्लाई होते हैं बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।